हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को वस्त्र विज्ञान में बुनाई के प्रकार के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ताने और बाने के धागों का प्रयोग करके किस तरह वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने के कई प्रकार मैंने आपको बताए थे। उसमें से एक प्रकार था बुनाई के द्वारा वस्त्रों का निर्माण करना, जिसमें ताने के धागे और बाने के धागों को आपस में फंसाकर हम वस्त्रों का निर्माण करते थे। लेकिन जो बुनाई प्रक्रिया में जो ताने और बाने के धागे प्रयोग किए जाते हैं, उनको किस तरीके से फंसाकर, यानी कि कितने धागों के ऊपर से ताने का धागा निकलेगा या कितने धागों के नीचे से बाने का धागा निकलेगा, इस आधार पर वस्त्रों में बुनाई की जाती है। और इसीलिए इनके प्रकार भी बताए गए हैं कि जो इनकी बुनाई है वो बेसिकली इस आधार पर इनके प्रकार बताए गए हैं बुनाई के, जिसमें जो हम ताने और बाने के धागों का प्रयोग करते हैं उनकी संख्या और उनकी मात्रा, यानी कि वो किस मात्रा में ताने के धागों को बुनेंगे या किस मात्रा में बाने के धागों को छोड़ेंगे, इस आधार पर वस्त्रों की बुनाई के प्रकार को बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहली बुनाई है वो है सादी बुनाई। सादी बुनाई जो ज्यादातर वस्त्रों में प्रयोग की जाती है, ये एक मजबूत और टिकाऊ बुनाई भी है। इस बुनाई से जो वस्त्र बनते हैं उन वस्त्रों पर घिसावट का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि अगर वो रगड़ जाएं या लंबे समय तक धुलते हुए उनको घिसा जाए तो वो बहुत जल्दी उन पर हानि नहीं पहुंचती और वो लंबे चलते हैं। इसलिए ज्यादातर वस्त्रों में सादी बुनाई का ही प्रयोग किया जाता है। ये साधारण तरीके से की जाती है और इसमें 2 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। इनमें 2 पंक्तियों की ही पुनरावृत्ति होती रहती है और वस्त्र लगातार आगे बुनता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इसमें होता क्या है, ताने और बाने के धागे जो होते हैं वो आपस में सटकर वस्त्र की जो संरचना होती है उसको सघन बनाते जाते हैं। इनसे 2 तरह से वस्त्र बनाए जाते हैं। एक जो वस्त्र होते हैं उनकी संरचना बहुत सघन होती है, उनमें ताने और बाने के धागे बहुत ज्यादा एक दूसरे से चिपके होते हैं, वो ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। और जो मतलब हल्की बुनाई के वस्त्र होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जिनकी संरचना बहुत ज्यादा सघन नहीं होती है, वो थोड़े मजबूती में थोड़े कम होते हैं। सादी बुनाई किस तरह से की जाती है, इसमें हमने अभी आपको बताया कि 2 हार्नेस प्रयोग किए जाते हैं। हार्नेस जो ताने के धागों को बैलेंस करते हैं। इसमें जो 2 हार्नेस होते हैं उसमें से एक हार्नेस सम धागों को और दूसरा हार्नेस विषम धागों को नियंत्रित करता है। प्रथम बार हार्नेस सम धागों को ऊपर उठाता है और उनके बीच से जो बाने का धागा होता है शटल के अंदर, वो निकाला जाता है। और शटल जब वापस लौटाना होता है, यानी कि जब वो एक पंक्ति पूरी कर लेता है सम धागों के नीचे से निकल करके, तब हम जो है दूसरा हार्नेस जो विषम धागों को नियंत्रित करता है उसको ऊपर उठाते हैं और फिर जो हमारा शटल इस तरफ से वापस गया था उसको वापस लौटाते हैं। इस तरह से जो शटल है वो एक बार तो सम धागों के नीचे से गुजरती है और दूसरी बार विषम धागों के नीचे से गुजरती है, और इस प्रकार दोनों सेट बन जाते हैं, यानी कि 2 पंक्तियां पूरी हो जाती हैं और वस्त्र की 2 पंक्तियों की बुनाई कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से यही प्रक्रिया लगातार होती रहती है और वस्त्र बुनता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। ये जो चित्र है सादी बुनाई का, इसमें आप देख सकते हैं कि एक बार जो बाने का धागा है वो ऊपर है, दूसरी बार में नीचे है, फिर ऊपर है और फिर तीसरी बार में नीचे है, यानी कि एक बार ऊपर नीचे। जो सम है, अगर हम 2 4 को लेके चले तो जब पहली बार में शटल गुजर रहा था तो उसने क्या किया कि जो सम धागे थे उनके ऊपर से निकला। फिर हम देखते हैं दूसरी बार में जो धागे पहली बार में ऊपर थे, जब वापस वो लौट रहा है शटल, तो दूसरी बार में वो धागे अपने आप नीचे चले गए। तो इस तरह से एक बार सम धागे के नीचे से निकल करके दूसरी बार विषम धागों के नीचे से निकल करके ये बुनाई की पंक्तियां कंप्लीट कर ली जाती हैं और यही प्रक्रिया चल करके वस्त्र जो है वो बुनता जाता है। इसीलिए इसको साधारण बुनाई भी कहते हैं। ये आसानी से हो जाती है, कम खर्च में और जल्दी होने वाली बुनाई है, इसलिए इसको ज्यादा उपयुक्त माना गया है। अब आते हैं हम रिब बुनाई पर। रिब और बास्केट बुनाई, ये दोनों बुनाई सादी बुनाई का ही प्रतिरूप है, यानी कि जैसे सादी बुनाई की जाती है वैसे ही रिब बुनाई और बास्केट बुनाई भी की जाती है। ये जो रिब बुनाई है इसमें हम क्या करते हैं कि एक ओर के धागों की संख्या या तो ज्यादा कर लेते हैं या एक ओर का जो धागा है उसमें उसको मोटा कर लेते हैं। यानी कि अगर हम ताने और बाने के धागों की बात करें तो अगर हम रिब बुनाई कर रहे हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, या तो ताने का धागा और या फिर बाने का धागा, किसी एक को या तो मोटा ले लेंगे और या फिर उनकी संख्या
ज्यादा कर देंगे। जैसे अगर हम ताने के धागों में 2 ले रहे हैं तो बाने के धागे हमने 3 कर दिए और फिर ये बुनाई की जाती है। और बुनाई बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे साधारण वस्त्रों की जाती है। 2 हार्नेस प्रयोग किए जाते हैं और एक बार हार्नेस सम धागों को उठाता है, दूसरी बार में जो दूसरा हार्नेस होता है वो विषम धागों को उठाता है। यानी कि एक बार शटल सम धागों के नीचे से गुजरती है और वापसी में विषम धागों के नीचे से गुजरती है। फर्क क्या होता है कि जिस तरफ के हम धागे मोटे लेते हैं या जिस तरफ धागे संख्या में ज्यादा लिए जाते हैं उस तरफ एक धारी सी दिखाई देने लगती है, मतलब एक मोटी धारी दिखने लगती है। इसी को हम रिब कहते हैं। ये धारियां जो हैं ये तानेवार या बानेवार दोनों में से कोई भी हो सकती है। जैसा मैंने अभी बताया कि या तो हम ताने का धागा अधिक ले लेंगे या फिर बाने का धागा अधिक ले लेंगे। तो रिब बुनाई जो है वो सादी बुनाई का ही एक रूपांतरित रूप है। फिर आते हैं बास्केट बुनाई पर। ये भी सादी बुनाई के समान ही होता है। इसमें हम जो ताने का धागा है और बाने का धागा है ये दोनों संख्या में बराबर लेते हैं, जैसे हम लोग सादी बुनाई में लेते हैं। लेकिन सादी बुनाई में हम एक ताने का धागा और एक बाने के धागे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम 2 या 2 से अधिक धागों का प्रयोग करते हैं और उनको एक मान करके उनकी बुनाई की जाती है। जैसे जब हम सादी बुनाई कर रहे थे तो उसमें हमने जो ताने के धागे लिए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 करके लिया। और हमने क्या किया, पहले 2 को उठाया, फिर 4 को उठाया, यानी 2 4 6 8 और 10 ऐसे करके उन धागों को सम धागों को उठाया। फिर विषम 1 3 5 7 9 इनको उठाया। तो ये हमारे एक एक करके धागे थे। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक धागे लेते हैं और उनको एक मान लेते हैं। यानी कि जब हम वस्त्र की बुनाई कर रहे थे तो जितने धागों को हम सम यानी कि ताने में एक मानते हैं उतने ही धागों को हम बाने में भी एक मान लेते हैं। जैसे हम 3 धागों का एक धागा बना लेते हैं और उनकी बुनाई करते हैं। बुनाई बिल्कुल सादी बुनाई की तरह ही की जाती है। 2 ही हार्नेस प्रयोग होते हैं। एक बार सम धागे ऊपर उठाए जाते हैं, दूसरी बार में विषम धागे ऊपर उठाए जाते हैं। यानी कि शटल एक बार सम धागों के नीचे से गुजरता है और दूसरी बार विषम धागों के नीचे से गुजरता है। यहाँ इस विधि में हम धागों की संख्या में हेर फेर कर सकते हैं। यानी कि जो संख्या है, कभी हम 3 को एक मान सकते हैं, कभी 4 को एक मान सकते हैं। इस तरह से करके ये बुनाई की जाती है। ये बुनाई सादी बुनाई से अलग कैसे होती है? सादी बुनाई से जो कपड़े बुने जाते हैं वो सघन होते हैं और जो उनके हल्के शेड वाले कपड़े भी बनते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनते हैं, वो भी हल्के दिखाई देते हैं। लेकिन जो बास्केट बुनाई होती है, क्योंकि हम उसमें धागों की संख्या अधिक लेते हैं, इसलिए वो थोड़ी सघन घनी होती है। मतलब कि जो थिकनेस होती है उसकी ज्यादा होती है, मगर ये बुनाई जो है ये बहुत ढीली होती है। यानी कि बास्केट की तरह दिखाई देती है, डलिया की तरह ये बुनाई दिखाई देती है। ये ढीली ढीली होती है, इसलिए इस तरह की बुनाई का प्रयोग जो पहनने वाले वस्त्र होते हैं या परिधान होते हैं उनमें नहीं किया जाता है। इसका ये जो बुनाई है, इस तरह की बुनाई वाले जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों से जो पहनने योग्य वस्त्र होते हैं उनको कम प्रयोग किया जाता है पहनने योग्य वस्त्र बनाने के लिए। ये जो है यहाँ पे 2 चित्र दिए हुए हैं, एक तो बास्केट बुनाई का दिया है, एक रिब बुनाई का दिया है। दोनों ही आपको सादी बुनाई की तरह ही दिखाई दे रही हैं। बस अंतर क्या है, जब रिब बुनाई को हम देखते हैं तो इसमें एक बार हमने 3 धागे लिए हैं। अगर हम बानेवार देखें और तानेवार देखें तो हमने 2 धागे लिए हैं। यानी कि ताने में हमने 2 धागों का प्रयोग किया है और बाने में 3 धागों का प्रयोग किया है। जब ये बुनाई कंप्लीट होती है तो इसमें जो बाने के धागे हैं वो हमें धारियों के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको रिब बुनाई कहते हैं। और अगर हम बास्केट बुनाई की बात करें तो आप इसमें देख रहे हैं जो ताने और बाने के धागे हैं इनकी संख्या बराबर है। यानी कि अगर हमने 3-3 लिए हैं तो दोनों में 3-3 धागे हैं, पर इनकी जो संरचना है वो ढीली ढीली सी है और ये एक डलिया जैसी बुनी हुई आकृति के दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गई हमारी बास्केट बुनाई। अब हम आते हैं ट्विल बुनाई पर। ट्विल बुनाई क्या होती है? इस प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उनकी सतह पर तिरछी धारियां दिखाई देती हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे उसमें हमको जो बुनाई थी, सादी बुनाई के जो प्रकार थे उसमें जो भी हम बुनाई देख रहे थे वो हमको बराबर दिखाई देती थी। लेकिन जो ट्विल बुनाई होती है इनमें हमें तिरछी धारियां दिखाई देती हैं। इसमें बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से निकालकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है, फिर उतने ही धागों को भांगकर पुनः एक में फंसता हुआ निकलता है। इस प्रकार पंक्ति पूरी भर जाती है। यानी कि जो बाने का धागा होता है वो ताने के कई धागों को फांग जाता है, यानी कि कई धागों को क्रॉस करता है और किसी एक धागे के नीचे से निकलता है, किसी एक धागे को फंसा लेता है और फिर उतने ही धागों को क्रॉस करता है, फिर
किसी एक दाने के धागे के नीचे से निकलता है और यही चलते हुए एक पूरी पंक्ति को कंप्लीट करता है, यानी कि एक सेट कंप्लीट करता है। और जब वापसी आ रही होती है उसकी शटल की, यानी कि जब दूसरी पंक्ति वो चलता है, तो क्या करता है कि जितने धागे उसने क्रॉस किए थे उतने ही धागे इस बार भी क्रॉस करेगा। बस शर्त क्या होती है कि पहली बार में, पहली पंक्ति में जो उसने ताने का धागा बांधा था या जिस ताने के धागे में वो फंसा था, इस बार उस ताने के धागे के आगे वाले धागे में फंसेगा, यानी कि परंतु इस बार जिस धागे के नीचे से पहले निकला था उसके बाद वाले अगले धागे के नीचे से निकलता है, यानी कि एक कदम आगे बढ़ जाता है। हर बार फंसने वाला धागा एक कदम आगे बढ़ जाता है और वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियां दिखने लगती हैं। यह वस्त्र अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्विल बुनाई को, तो इसमें तिरछी तिरछी धारियां आपको दिखाई देंगी। और इन धारियों के बनने का कारण क्या होता है कि जो बाने का धागा होता है वो हर बार एक कदम आगे बढ़ करके अपने फांगे हुए ताने के धागों को एक कदम आगे बढ़ करके ताने के धागे को फंसाता है, और इस तरह फंसने की वजह से जो बुनाई है वो तिरछी दिखने लगती है। जैसे अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम एक चार्ट बनाएं, उसमें जो लाइनें हैं वो तानेवार और बानेवार क्रॉस क्रॉस करते जाएं, और जो धागा, मतलब हम ताने के उन धागों को प्लेन रख देंगे जो हमारे, जिनको हम बाने का धागा फांग रहा है, और जिस ताने के धागे को पिक करता है या पकड़ता है वहां पर हम एक क्रॉस लगा दें, और इसी तरह नीचे की पंक्तियों में क्रॉस करते जाएं। और जब हम इस क्रॉस को देखेंगे तो हमें ये क्रॉस कैसा दिखाई देगा, तिरछा दिखाई देगा। तो ट्विल बुनाई जो है ये बिल्कुल इसी तरह होती है। और ट्विल बुनाई मजबूत इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें जो धागे हम फंगा रहे होते हैं वो जहां पर उनको पकड़ते हैं ताने के धागों को, वहां पे उनकी मजबूती बनती जाती है। और जब नीचे की दूसरी पंक्ति पूरी होती है तो वो उनके नीचे के धागों को पकड़ती जाती है, इसलिए ये पूरी जो संरचना होती है वो सघन हो जाती है और इनकी मजबूती बढ़ जाती है। तो ये तो थी ट्विल बुनाई। अब हम आ जाते हैं साटिन बुनाई पर। ये एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है क्योंकि इनसे जो वस्त्र बनते हैं उनको भी हम साटिन वस्त्र ही कहते हैं। ये साटिन वस्त्र मार्केट में ज़्यादा उपयोग में आते हैं और ज़्यादा डिमांड में भी रहते हैं क्योंकि ये चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं, और इनसे जो बने वस्त्र होते हैं वो पार्टी या कह सकते हैं नाइट पार्टी, इन चीज़ों में, इन जगहों पर ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए डिमांड में ज़्यादा होते हैं। अब जो सैटिन वस्त्र होते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, इस विधि पर जो वस्त्र की सतह पर ताने के धागे प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। कैसे, जो बाने का धागा होता है वो पीछे की ओर होता है जिससे वस्त्र की सतह चिकनी दिखाई देने लगती है, यानी कि जब हम वस्त्र की बुनाई कर रहे होते हैं तो जो ताने का धागा होता है, जब बाने का धागा उसको बुनता है तो वो पीछे की तरफ से एक जगह कहीं ताने के धागे को बांध लेता है। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के अनेक धागों को फांगकर कहीं किसी एक के नीचे से निकलता है, यानी कि जब हम सामने से वस्त्र को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये वस्त्र बुना ही नहीं गया है, हमें लंबे लंबे ताने के फ्लोट दिखाई देंगे। वो फ्लोट ही उसकी सतह को चिकना बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं और उसमें एक चमक लाते हैं, यानी कि जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश की किरणें उस वस्त्र पर फिसल जाती हैं और एक चमक पैदा करती हैं। इस प्रकार जो साटिन वस्त्र होता है उसमें ताने के धागों के फ्लोट दिखाई देते हैं और इनसे बने वस्त्र चिकने और चमकदार होते हैं। यहाँ पर जो ताने के धागे हैं ये बुनाई के पीछे का रूप दिखाया जा रहा है, जहां पर बाने के धागे ने ताने के धागों को कहीं कहीं पर बांध रखा है। इस वजह से जब हम सामने से वस्त्र को देखते हैं तो वहां पर हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे कि धागा बुना ही नहीं गया है, बल्कि सीधे सीधे धागे खड़े हैं। और इन्हीं सीधे धागों की वजह से ही जब इस पर हम हाथ फेरते हैं तो हमारे जो धागे हैं वो तानेवार फिसलते जाते हैं। अगर हम हाथ को बानेवार स्लिप करवाएंगे या उन पर चलाएंगे तो हमारे हाथ उतने स्मूथली नहीं चलेंगे जितने कि तानेवार नीचे स्मूथली आ जाएंगे। ये पहचान भी होती है सैटिन के वस्त्र की। अब हम आते हैं सैटिन वस्त्र पर। वो साटिन बुनाई थी और ये सैटिन बुनाई है। दोनों बुनाई में अंतर सिर्फ इतना है कि जो साटिन बुनाई थी उसमें तानेवार फ्लोट दिखते हैं और जो सैटिन बुनाई है इसमें बानेवार फ्लोट दिखते हैं। यह उसका विपरीत रूप है साटिन बुनाई का। इसमें वस्त्र की सतह पर बानेवार फ्लोट दिखाई देते हैं, यानी कि जो बाने के धागे होते हैं वो कम बंधे होते हैं। इस बुनाई में बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से जाता है तथा कहीं किसी एक के नीचे से निकलता है, बिल्कुल उसी क्रम में जैसे कि हम साटिन बुनाई में देख रहे थे। लेकिन फर्क क्या होता है कि जो साटिन का धागा था हम उसमें तानेवार से उसको सीधा मानते हैं और जो सैटिन बुनाई होती है उसमें हम बानेवार से उसको सीधा मानते हैं, इसलिए हमको वहां पर जो बाने के धागे हैं उनके फ्लोट दिखाई देते हैं और जो वस्त्र पर हाथ फेरने की पर जो चिकनाहट दिखती है वो सतह हमको बानेवार दिखाई देती है।
इस प्रकार वस्त्र की सतह पर बाने के धागे प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं और ताने का धागा छिप जाता है। जैसे जब हम अभी वस्त्र को देखते हैं यहाँ पर, तो जो हमारे ये वस्त्र का पीछे का हिस्सा है बुनाई का, जब हम इसको आगे से देखते हैं तो जो ये फ्लोट दिख रहे हैं बाने के, वो हमको ऐसे लगते हैं जैसे बुने ही नहीं गए हैं, क्योंकि वो ताने के धागों को कहीं कहीं बांधे होते हैं, वो ताने के धागे यहाँ पर पीछे हो जाते हैं, और इस तरह से हमको जो बुनाई है वो बानेवार फ्लोट द्वारा दिखाई देती है। अब हम आते हैं बुनाई की हक बैक बुनाई पर, जो देखने में ये कह सकते हैं कि आपने इसको तौलिए की बुनाई पर देखा होगा, जो हम लोग तौलिए का प्रयोग करते हैं, कॉटन का गमछा या अंगोछा छोड़ दिया जाए तो जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कॉटन के बुने हुए तौलिए जो होते हैं, उनमें आपने इन बुनाई को देखा होगा। इस बुनाई में ताने के धागों के फ्लोट वस्त्र की सतह पर दिखाई देते हैं, जैसे कि साटिन बुनाई की बात की गई है, लेकिन साटिन बुनाई में जो ताने के फ्लोट हैं वो कहीं कहीं पर बंधे होते हैं। इस विधि में क्या होता है, ताने के धागे और बाने के धागों जब बुनाई की जाती है तो जो सम धागे होते हैं उनको अलग समय में, और जो विषम धागे होते हैं उनको अलग समय में बुना जाता है। ये इसकी एक विशेषता होती है इस बुनाई की। और इस पर जो ताने के फ्लोट होते हैं उसकी वजह से ही जो इसका सीधे का हिस्सा होता है वो अलग, और जो इसका उल्टा हिस्सा होता है वो अलग दिखाई देता है। इस बुनाई का प्रयोग बेसिकली तौलिया, चादर, इन सबों में ही किया जाता है। अब हम आ जाते हैं हनी कॉम्ब बुनाई में। हनी कॉम्ब बुनाई भी बिल्कुल हमारी बैक बुनाई की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो जो बुनी हुई तौलिया होती है उसमें जो अगर हम एक तरफ से देखें तो हमें तानेवार फ्लोट दिखाई देंगे, और अगर हम दूसरी ओर से देखें तो हमको बानेवार फ्लोट दिखाएंगे। जैसे हमने साटिन और सैटिन बुनाई की बात की थी कि अगर हम उसको उल्टा प्रयोग करते हैं तो वो सैटिन हो जाता है, और इसको सीधा प्रयोग करते हैं तो वो साटिन वस्त्र हो जाता है। अब यहाँ पे इस बुनाई की जो फ्लोट होते हैं वो सेल के समान सतही रचना वाले दिखाई देते हैं, यानी कि जो उभार होता है उनका छोटा छोटा उभार ऊपर की तरफ उभरा होता है। ताने एक ओर से हमें तानेवार फ्लोट दिखाई देते हैं, उभार दिखाई देते हैं, और दूसरी ओर से हमें बानेवार फ्लोट यानी बाने वाले धागे जो होते हैं वो उभरे दिखाई देते हैं। इनसे भी तौलिया बनाई जाती है। इनमें इस तौलिया में जिगजैग जैसी बुनाई या जैसी संरचना दिख रही है ऐसी संरचना वाली बुनाई आपको दिखाई देती है। इसे दो सूत्री वस्त्र होते हैं वो भी इस बुनाई में बुने जाते हैं, और इस बुनाई के द्वारा जो ताने और बाने के धागों का प्रयोग किया जाता है वो सम और विषम धागों को एक साथ ही बुना जाता है। जैसा कि हनीकॉम्ब हैकबैक बुनाई में था कि अलग अलग समय में बुनते हैं, लेकिन हनीकॉम्ब बुनाई में दोनों एक साथ बुने जाते हैं। तो ये तो थे हमारे बुनाई के प्रकार, जो हमने सादी बुनाई और सादी बुनाई के तरीकों में भिन्नता ला करके या ताने बाने के धागों को फंसाने के तरीकों में भिन्नता ला करके बताया कि किस तरह से ये हमारी बुनाई के प्रकार थे। इसके अलावा भी कुछ फैंसी बुनाइयां भी हैं जो आजकल मार्केट में बहुत तेजी से अपने पैर फैला रही हैं या बहुत ज्यादा डिमांड में हैं, क्योंकि वो आसानी से हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं, और मशीनों द्वारा, नई नई उपकरणों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली डिजाइनें हैं, जो कह सकते हैं कि बहुत सरलता से उपलब्ध हो जा रही हैं। इसीलिए शायद मार्केट में जो कपड़े आ रहे हैं वो फैंसी जो वस्त्र आ रहे हैं उनमें ये भिन्नता फैंसी बुनाइयों के द्वारा दिखाई दे रही है, लेकिन फैंसी बुनाई आपके सिलेबस में है नहीं। सो मैंने आप लोगों को जो आपके सिलेबस में था उन बुनाइयों के बारे में बता दिया है। बच्चों, उम्मीद है आपको बुनाई के प्रकार सही से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी जो बुनाई आपको समझ में ना आई हो या जिनके चित्र में आपको दिक्कत हो, तो